नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो आज चर्चा में है। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के कसौल से आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बीच नदी में पानी के तेज बहाव का वीडियो सामने आया है। धारा इतनी तेज है कि पानी के साथ एक ट्रक भी बहता दिख रहा है। कसौल हिमाचल प्रदेश का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अगली तस्वीर गुजरात के पंचमहाल से है, जहां बाढ़ के पानी के चलते भारी दिक्कत हो रही है। शहर के महाकाली माता मंदिर की सीढ़ियों पर पानी बह रहा है। पानी का प्रभाव ऐसा है कि श्रद्धालुओं के लिए वहां से गुजरना खतरनाक हो गया है। लोग सीढ़ी की रेलिंग के सहारे खुद को बचा पाए। जरा सी लापरवाही यहां मुसीबत बढ़ा सकती थी। उदयपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ी हत्या की एक वारदात सामने आई है, जहां एक कोरियोग्राफर ने अपनी गर्लफ्रेंड की सगाई से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी। युवक ने युवती को होटल में मिलने के लिए बुलाया, जहां दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर उसने युवती का सिर दीवार पर दे मारा, जिसके बाद मौके पर ही युवती की मौत हो गई। इस हत्या के बाद आरोपी युवक ने खुदकुशी की कोशिश भी की। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। जिस युवती की हत्या हुई उसका नाम निकिता त्रिवेदी है, जबकि आरोपी का नाम विजय भोई है। हैदराबाद से हिट एंड रन का हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर खड़ी महिला को जोरदार टक्कर मारी। हिट एंड रन की यह घटना हैदराबाद के कुक्टापल्ली इलाके में हुई। हादसे की सीसीटीवी तस्वीर में आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर एक कार खड़ी है और उसमें से एक महिला उतर रही है। महिला जैसे ही कार से बाहर निकलती है, तभी पीछे से तेज रफ्तार वाहन आया और बेकाबू होकर महिला को कुचलता हुआ निकल गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इंसान और तेंदुओं के बीच मुकाबले की तस्वीर सामने आई। घटना मंगलवार की है। वहां एक शख्स तेंदुओं से करीब 15 मिनट तक लड़ता रहा और आखिर में तेंदुओं को जमीन पर गिरा दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि यह व्यक्ति तेंदुओं को ताबड़तोड़ मुक्के भी मार रहा है और खबर मिलने पर वहां वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। घायल युवक का अस्पताल में अब इलाज चल रहा है। राजस्थान के उदयपुर से एक ऐसी तस्वीर आई है जो अफसोसजनक भी है और सावधान करने वाली भी। शहर के खरोल इलाके में एक बच्चे पर एक साथ कई कुत्तों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर में दिख रहा है, बच्चा कुत्तों से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। शुक्र है कि बच्चा तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद ये भी है कि आप जहां तक हो सके सावधान रहें, खासतौर पर बच्चों को लेकर पूरी मुस्तैदी बरतें। पटना में एक दरोगा को गिरफ्तार किया गया। खबर यह कि दरोगा जी वर्दी पहनकर सरेआम शराब की तस्करी कर रहे थे। इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई और दरोगा जी गिरफ्तार हो गए। महाराष्ट्र पुलिस पर ड्रग्स तस्करी के मामले में आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का आरोप लगा है। खबर छत्रपति संभाजी नगर की है। वहां शाजापुर से ड्रग्स केस में पुलिस के 2 वाहन जब्त किए और 1 करोड़ 23 लाख रुपए कीमत के नशीले पदार्थ पकड़े गए। लेकिन बाद में जो तस्वीर आई उसमें यह दिखा कि गंभीर अपराध के मुख्य आरोपी शबन बाई को पुलिस वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। आरोपी के लिए पुलिस स्टेशन के हॉल में उसके लिए परिवार के साथ डिनर का इंतजाम किया गया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और तेज प्रताप यादव का एक सोशल पोस्ट चर्चा में है। पोस्ट में तेज प्रताप ने अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट साझा किया। इस पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसा मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। और आइए अब इत्मीनान से शुरुआत करते हैं खबरों की खबर की। एक ये खबर की खबर लेते हैं और सबसे पहले वो तस्वीर जिसने आज इतिहास बना दिया, इसे देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और
कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम सबके ताज आज की तारीख में कहा जाए जिन पे हमको फक्र होता है, वो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा अंतरिक्ष की इस यात्रा के दौरान, वो आपने सुन लिया। 41 साल बाद हम फिर अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ अब घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने और आज आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए। जाहिर है शुभांशु शुक्ला की वजह से आज 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा है। साल 1984 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे जब एक सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष की उन्होंने यात्रा की थी और आज 41 साल के बाद दूसरा कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर है। आज इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और ये भारत के लिए वाकई में काफी फक्र करने वाला दिन है। ये रिपोर्ट देखिए। For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। दोपहर के 12 बजने वाले थे। मां की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। पिता के होठों पर आशीर्वचन तैर रहे थे। 140 करोड़ भारतवासी दिल को थाम चुके थे। भारतीय समय के अनुसार करीब 12 बजे एक्सियम 4 मिशन फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। और इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐतिहासिक लकीर खींच दी। इकतालीस साल बाद भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। वर्ष 1984 में राकेश शर्मा ने सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा की थी। अब 41 साल बाद इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के पायलट की हैसियत से अपने 3 सहयोगियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। उस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। देश खुशी से झूमकर इस शुभ पल को यादगार बना रहा है। परिवार के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। नहीं, डर नहीं लग रहा था, वो खुशी के आंसू थे। बच्चा जा रहा हमारा इसी ऊंचाई पे, तो अच्छा लग रहा था सुन के, इसीलिए भावुक हो गए थे। बाकी ठीक लगा था।
बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले का दुआ करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। I don't know what to say right now. Let's hope for the best. ये तो शुरुआत है। आप सुबह बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन इस मोमेंट पे आप जो है बिल्कुल इमोशनल। हाँ, शायद अपने आप को कंपोज करके रखा हुआ था, बट अभी बहुत कुछ बाकी है, ये जस्ट शुरुआत है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद एक्सियोम 4 मिशन की अगली बड़ी चुनौती गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे शुरू होगी, जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया यानी डॉकिंग शुरू करेगा। एनडीटीवी ब्यूरो। तो शुभांशु शुक्ला स्पेसक्राफ्ट में क्या करेंगे, इतने 14 दिनों तक उनको उसमें रहना है, कैसे समय बिताएंगे, क्या क्या काम कर रहे होंगे, तफसील से मैं आपको बारी बारी से सब चीज़ इस बुलेटिन में आज बताने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस स्पेसक्राफ्ट के बारे में बता दूं जिसमें बैठकर शुभांशु शुक्ला ISS जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सरल शब्दों में आपको ड्रैगन कैप्सूल के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देते हैं। हम बारी बारी से ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इस बड़ी आसानी से इसमें 3 बड़ी खिड़कियां हैं, बाहर का नज़ारा साफ तौर पर दिखता है, उसको देख पाएंगे। पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश सब उनको दिखेगा। कितना लगेज स्पेस है, कितनी जगह होगी उनके पास, तो उनकी सीट के नीचे रखने के लिए सामान रखने की जगह है। जैसे कि हमने देखा है, आम भाषा में बात करूं तो ट्रेन में हमारी सीट के नीचे, बर्थ के नीचे जगह होती है, वैसे 230 किलो तक सामान अपनी सीट के नीचे वो रख सकते हैं। क्या क्या साथ लेकर गए हैं, क्या खाएंगे पिएंगे, हर माँ को ये चिंता होती है, सब माँ ये सोच रही होंगी। तो खाने पीने का सामान भी साथ लेकर गए हैं, फल और सब्जियां उनके साथ हैं। उनको सेब पसंद है, सेब, संतरे, एवोकाडो और ब्लूबेरी भी अपने साथ लेकर गए हैं। इसके साथ साथ जो डब्बा बंद भोजन होता है वो भी शुभांशु के पास है। कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी और आइसक्रीम भी साथ लेकर गए हैं। अंडे, चिकन, चीज़ भी उनके साथ हैं और साथ में फ्रोज़न और फ्रेश फूड भी है। ये वो सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा जब तक वो ड्रैगन कैप्सूल में बैठे, यानी आप जब आज गए हैं और कल जब निकलेंगे उससे बाहर, इन 24 से 28 घंटों के बीच में इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होगा। अब जब खाएंगे पिएंगे तो टॉयलेट का क्या इंतज़ाम है ये भी आप जानना चाहेंगे इस ड्रैगन कैप्सूल में। तो ज़ीरो ग्रेविटी के हिसाब से टॉयलेट्स बनाए गए हैं इसके अंदर। ये खास बात जो ध्यान रखनी होगी कि बैठते समय पोजीशन का बहुत ध्यान रखना होगा कि पैर जो हैं वो केबिन साइड की ओर ही होने चाहिए, कहीं और नहीं कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट जो होगा वो वाटर टाइट बैग में निकलेगा जैसे कि एयरक्राफ्ट में होता है। टॉयलेट एरिया में सेपरेशन है, पर्दा लगा हुआ है ताकि आपको वो जिसको आप कहते हैं ना पूरी तरीके से आप मसरूफियत आपको इत्मीनान से काम अपना कर सके। एयर सर्कुलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है और महिला यात्रियों के लिए भी इस टॉयलेट का में पूरा ध्यान रखा गया है। महिलाओं को प्राइवेसी मिलनी चाहिए, ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि बताया गया है। और बाहर का 360 डिग्री का नज़ारा आप आराम से टॉयलेट में बैठे बैठे देख सकते हैं। इस कैप्सूल में 4 यात्री हैं, शुभांशु के अलावा 3 और स्पेस यात्री उनके साथ गए हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कल शाम 4 साढ़े 4 बजे के अनुसार के मुताबिक पहुंच पाएंगे। शुभांशु शुक्ला जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सेंटर पर रहेंगे वहां के हालात धरती से बिल्कुल अलग होंगे। धरती पर दिन और रात की साइकिल 24 घंटे में पूरी होती है, लेकिन वहां पर हर 90 मिनट में, जी हाँ, हर 90 मिनट के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर 90 मिनट में ही धरती का चक्कर पूरा कर लेगा। जाहिर है वहां सब कुछ अलग होगा, वहां का अनुभव बहुत ही अलग होने वाला है। Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंतरिक्ष यात्री का जीवन कैसा होता है? अंतरिक्ष में ब्रश करना, सोना,
व्यायाम करना या फिर शौचालय का इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ धरती से कितना अलग है। आपको याद होगा कि सुनीता विलियम्स को 286 दिन अंतरिक्ष में रहना पड़ा था। ऐसे में उनके अनुभव भी काफी हद तक हमारे सवालों का जवाब देते हैं। फिलहाल एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला आपकी जिज्ञासा का बेहद सरल शब्दों में जवाब दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में खान पान कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने तोड़ी और खा लिया, हर चीज़ एक पैकेट में होती है। पानी भी जो होता है एक खास किस्म के बोतल में होता है, जैसे आजकल हम सिपर से पीने की आदत है, वो सिपर होता है, या जैसे बच्चे को दूध पिलाने के लिए करते हैं, वैसे ही सिप करा जाता है। और खाना भी जो होता है वो भी अपने एक अलग ढंग से पैक होता है, सेमी सॉलिड फूड होता है नॉर्मली, और हरा सलाद नहीं मिलता है। और फल भी हरे नहीं मिलते हैं, ताज़ी फल भी नहीं मिलते हैं। अगर एस्ट्रोनॉट कोई चीज़ के लिए अंतरिक्ष में जो लंबे टाइम के लिए रहते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम रही थी, तो सबसे ज़्यादा वो तरसते हरी सब्जी और हरे फल के लिए है। ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां वो नहीं मिलती हैं। उगाते हैं, देखिए अंतरिक्ष स्टेशन पे टमाटर उगाए गए तो थोड़े दिन के लिए खाने को ज़रूर मिले थे उनको, लेकिन जैसे ग्रुप कैप्टन शुक्ला भी जा रहे हैं, वो मूंग और मेथी का स्प्राउटिंग करेंगे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा उनको। वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। चलिए, खाने की तो बात हो गई, लेकिन कई लोग इस बात पर एतराज करेंगे कि नहाने का क्या सिस्टम है, या फिर स्पेस स्टेशन में शौचालय का क्या इंतजाम है। इस पर तो कुछ बताया ही नहीं। तो लीजिए, पल्लव बागला से ये भी सुन लीजिए। क्रू ड्रैगन में भी एक अंतरिक्ष का एक टॉयलेट है, बड़े खास किस्म का टॉयलेट होता है, जिसमें क्योंकि जब माइक्रोग्रेविटी नहीं है तो हर चीज़ सक्शन से इस्तेमाल की जाती है। तो सक्शन के द्वारा एक टॉयलेट है क्रू ड्रैगन पे भी, और उसी तरह अंतरिक्ष स्टेशन पे भी टॉयलेट हैं और उसको यूज़ करते हैं। लेकिन एक खास बात बताऊं, थोड़ा अंतरिक्ष स्टेशन की बात ज़्यादा करते हैं क्योंकि अब 14 दिन वहीं रहेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष इसको मैं कंप्लीट कर दूं। अंतरिक्ष स्टेशन पे आप हैरान होंगी सुन के अदिति, शुभांशु की माँ जो हैं वो जरूर उसको तंग करेंगी जब आएंगे, क्योंकि 14 दिन वो नहाएंगे नहीं। वहाँ पे नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा उनको, कोई बहता हुआ पानी नहीं है। अब जैसे कहते हैं ना रनिंग हॉट वाटर, तो वहाँ रनिंग हॉट वाटर नहीं है। 14 दिन तक उनको नहाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। उनको अपनी बॉडी को ड्राई क्लीन करना पड़ेगा एक वेट टॉवल से, और जो उनका काम होता है सवेरे का ब्रश करने का, उसकी बात अगर करनी होगी तो करेंगे। तो 14 दिन तक वो नहाएंगे नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काफी बड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ के रात दिन धरती के रात दिन से अलग होते हैं। तो ऐसे में नींद कितनी मुश्किल या आसान होती है, जरा ये भी समझ लीजिए। अंतरिक्ष स्टेशन जो है, जो धरती का 24 घंटे का दिन होता है, अंतरिक्ष स्टेशन पे हर एस्ट्रोनॉट 16 बारी सवेरा और 16 बारी शाम देखता है, क्योंकि वो धरती के चक्कर ज़्यादा काटता है। 16 बारी। तो उसके कारण जो हमारी जो बायो रिदम होती है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तभी उनको ऐसे एक टाइम पे रखा जाता है। दुनिया ने तय किया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, कि ग्रीनिच मीन टाइम या लंदन टाइम से उनको रखा जाएगा, और उसी टाइम से उनका सोना, जागना, काम करना फिक्स किया जाता है। तो जब वो अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाते हैं तो उनकी आँख पे उनको एक पट्टी लगाने की तरीका होता है, जैसे हम लोग अक्सर हवाई जहाज में भी लगाते हैं। आँख पे काली पट्टी सी लगा लेते हैं तो अंधेरा हो जाता है, तो उसी तरह से सोना होता है। कुल मिलाकर अंतरिक्ष यात्री का रूटीन पहले से फिक्स होता है। वो अपने टाइम टेबल को लेकर बहुत अनुशासित होता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में नियमित एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। खुद सुनीता विलियम्स रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करती थी। उनके वर्कआउट में वेट लिफ्टिंग के अलावा ट्रेडमिल पर दौड़ना और दूसरे कई व्यायाम शामिल थे। क्या शुभांशु शुक्ला का रूटीन इससे कुछ अलग रहने वाला है? आपको कई रोचक जानकारियां मिलेंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपने देखा शुभांशु शुक्ला कैसे पहुंच रहे हैं अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में, जिस तरीके से जिस विमान के जरिए वो हमने आपको दिखाया। क्या क्या करेंगे ये भी आपके मन में जिज्ञासा होगी, इसकी जिज्ञासा को भी आप शांत कर देते हैं।
आखिरकार शुभांशु शुक्ला और उनके साथ जो 3 अंतरिक्ष यात्री हैं वो करीब 2 हफ्ते रहने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। क्या काम करेंगे, उस असाइनमेंट पर क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्यों उनको भेजा गया है, बहुत आसान शब्दों में इसका जवाब दिया जाने माने वैज्ञानिक अमिताभ पांडे ने आज दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ थे। देखिए, हमारा जो अंतरिक्ष जो आईएसएस में हमारे 5 या 7 ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो शुभांशु शुक्ला को कंडक्ट कर रहे हैं। इनमें 2-3 तरह के एक्सपेरिमेंट हैं। कुछ तो स्पेस मेडिसिन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है कि जैसे होता है कि वहां पे जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनकी मसल्स में काफी दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी एनवायरमेंट है, धीरे धीरे मसल वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक ऐसे मेटाबॉलिज्म बूस्टर मेडिसिन के ऊपर एक टेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट है कि फ्यूचर में जो हमारी स्पेस कॉलोनी या स्पेस स्टेशन बनेगा उसके अंदर एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए हम एक ऐसे बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट होने हैं जिनको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। ये साइनो बैक्टीरिया धरती पर जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करते हैं उसके आधे ज्यादा ऑक्सीजन साइनो बैक्टीरिया बनाते हैं, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। फिर इसमें जो कुछ ऐसी एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे कि जो फ्यूचर का फूड है, इनको सुपर फूड भी कहा जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जिसको हम टार्डिग्रेड बोलते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो स्पेस का सुपरमैन है। तो उसके बिहेवियर, उसके ऊपर स्पेस एनवायरनमेंट का क्या असर होता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो ऐसे काफी तरह के एक्सपेरिमेंट हैं। कुछ में जैसे स्प्राउट्स को ग्रो करके देखा जाएगा जो कि नाश्ते के लिए काम में आते हैं। बेसिकली अगर मोटी मोटी भाषा में समझाऊं तो दरअसल ये पूरी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तमाम मुल्क मिलकर कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की, वहाँ उनको रहने की, वो इंतज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए तमाम एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ऑक्सीजन कैसे बनेगी, कितने दिन आदमी रह सकता है, लौटेगा तो मसल्स में कितनी कमजोरी आ जाती है, वो तमाम एक गहन अध्ययन का विषय इस वक्त चल रहा है। खैर, शुभांशु शुक्ला इस वक्त अंतरिक्ष के चक्कर काट रहे हैं। कल दोपहर में भारतीय समय के अनुसार 4 साढ़े 4 बजे के बीच उनके विमान की आईएसएस के साथ डॉकिंग होगी। लेकिन इसके बीच में उनके परिवार के लोगों ने आज क्या कुछ किया। आज सबकी निगाहें शुभांशु शुक्ला के लखनऊ स्थित परिवार के पास थी। हमने भी सोचा कि उनके परिवार के लोगों को आपके साथ बात कराते हैं, उनसे जोड़ लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त शुभांशु की बहन, जो कि बड़ी बहन है, निधि मिश्रा जी, और उनकी माता जी आशा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। माता जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आज सारे देश की निगाहें आपके बेटे पर हैं, पूरा भारत उन पर फख्र कर रहा है, नाज कर रहा है, लेकिन मैं आपके मन में क्या चल रहा है, एक माँ के दिल में क्या चल रहा है, ये जानना चाहता हूँ। जैसे पूरा हिंदुस्तान हमारे बेटे पर नाज कर रहा है, वैसे ही हमको भी अपने बेटे पे बहुत नाज है। बहुत ज़्यादा उसने गर्व फील कराया है, तो बहुत ज़्यादा नाज है उसके ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है हमको। जी आदरणीय माता जी, जब शुभांशु ने जन्म लिया था तो कभी सोचा था आप में से किसी ने भी कि वो इतना बड़ा नाम करेगा अपना और अपने परिवार का? कोई भी नया बच्चा पैदा होता तब कोई भी माँ बाप ये नहीं जानते कि मेरा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, क्या बनेगा, कुछ नहीं समझ में आता। वो तो धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो फिर उनके सब जो है समझ में आने लगता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जाएगा। पढ़ाई से लेकर के आगे रास्ते पे जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही उसका पता लगने लगता है। जब बच्चा हमारा 15 साल का था तभी इसने एनडीए के लिए अप्लाई किया था और उसमें उसका पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। उसी समय हम लोगों को लगने लगा कि ये जो है कुछ कर गुजरेगा। अब इसको रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये उसी समय से मजबूत हो गया। एनडीए में जाने के बाद तो फिर इसको घूम के देखना ही नहीं था, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपने सारे डिसीजन खुद लेने लगा। तो हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको कुछ रास्ता दिखाने की या कुछ बताने की, अपने आप उसने सारे रास्ते चूज़ किए। जी निधि जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जो मुझे बताया गया कि आप शुभांशु से 7 साल बड़ी हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप दोनों भाई बहन के रिश्ते कैसे थे? वो कैसे भाई थे? बचपन में पढ़ाकू किस्म के थे या नॉटी भी थे, नटखट भी थे? कैसे रिश्ते थे शुभांशु के साथ आपके? वो एडवेंचरस भी थे, वो नॉटी भी बहुत थे, और साथ ही साथ सिंसियर भी थे अपने कामों को लेकर के। तो जब नॉटी होने का टाइम होता था तो वो नॉटी होता था, पर जब उसका काम आता था पढ़ाई का या कोई भी अपना गेम खेलने का, तो सिंसियरली उस काम को पूरा भी करता था। जी
अब निधि जी, अब वो नटखट थे, नौटी थे, तो कोई बचपन की कहानियां आप बताना चाहेंगी? आज वो पूरे देश के हीरो हैं, हम सब सुनना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगी आप? नटखट हरकतें तो बहुत बचपन की हैं, जो कि मैं शायद कैमरे पे बता ना पाऊँ, वरना बिलीव नहीं करेंगे लोग कि ऐसे भी नटखट हो सकते हैं लोग। तो लेकिन थी वो हमारे भाई बहनों के बीच की नटखट शरारतें थी, जो हमारे मम्मी पापा को भी नहीं पता होती थी, और हम अपने रूम में सब शैतानियाँ क्या करते थे। जी, मैं समझ सकता हूँ। माता जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, आशा जी। पिछली बार राकेश शर्मा साहब हिंदुस्तान की तरफ से गए अंतरिक्ष में 1984 में, 41 साल पहले। तब की प्रधानमंत्री ने उनसे सवाल पूछा, इंदिरा गांधी जी ने, कि कैसा दिखता है ऊपर से हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। इस बार भी इस बात की अटकलें हैं, इस बात की उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई बातचीत शुभांशु की हो सकती है, तो कुछ तैयारी करके आपने भेजा है शुभांशु को कि क्या जवाब देना? अब कुछ जो सोच रखा होगा उन्होंने, जैसे पीएम जी जैसे सवाल पूछेंगे वैसे उसका वो आंसर देगा अपने हिसाब से। हाजिर जवाब तो है ही बहुत अच्छे से तो अपने आप सोच के देगा, हमसे तो इस विषय में कोई बात हुई नहीं, क्या जवाब देगा। लेकिन माता जी, अगर आपको ये मौका मिले, जब शुभांशु अंतरिक्ष में है और आपसे कहा जाए कि आप शुभांशु से सीधी बात कर सकती हैं और एक सवाल आप पूछ सकती हैं, तो क्या सवाल पूछेंगी आप? मैं तो यही पूछूंगी, तुम बेटा वहाँ पे कैसे रह रहे हो तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो। मेरा तो एक ही सवाल रहेगा, सवाल होगा हमारा। माँ का दिल तो माँ का दिल ही रहेगा। निधि जी, बहन के नाते यही सवाल, अगर आपको मौका मिले तो आप क्या पूछेंगी शुभांशु से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी सबसे पहला सवाल यही होगा कि तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो कि नहीं हो, और अगर नहीं हो तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। क्योंकि अगर तुम फिजिकली और मेंटली फिट हो तो अभी तुम्हें और बहुत कुछ करना है शुभांशु। दिस इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप यू आर टेकिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। निधि जी, आपके मन में कोई चिंता परेशानी अब तो नहीं, कोई धुगधुगी, कोई किसी तरह का टेंशन? नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा दोपहर में लॉन्चिंग के वक्त दुखी तो हो रही थी, थोड़ा सा लग रहा था, बट नाउ वी आर फीलिंग सेफ, क्योंकि अब तो उसका एटमॉस्फेयर वगैरह क्रॉस कर गया है, 2-3 स्टेजेस क्रॉस कर गई, तो थोड़ा सा रिलीफ्ड है हम लोग, ऐसा सब सेफ है, वी आर ओके नाउ। जी, निधि जी, जब लौटेंगे शुभांशु वापस धरती पर, तो क्या प्लान है? आप लोगों की मुलाकात उनसे कब होगी शुभांशु से? वो भारत आएंगे या आप लोग उनसे मिलने अमेरिका जाएंगे? एक्चुअली उसका पूरा प्लानिंग होगा, शायद उसको कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, फिर वो शायद कहाँ आता है, कैसे करता है, वो प्लानिंग पूरी हमें पता चलेगी, बाद में पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम सब प्लान करेंगे। मैं आप दोनों को शुक्रिया भी अदा करता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जब भी शुभांशु लौटेंगे हम लोगों से ज़रूर बात करेंगे, और आप एनडीटीवी के माध्यम से हम सब फिर मिलकर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ये सुना आपने शुभांशु के परिवार के लोगों को, कितना एक्साइटमेंट है, कितनी खुशी है, कितना संतोष उनके चेहरे पर आज दिखाई दे रहा था। और माँ का वो जवाब तो कोई नहीं भूल सकता कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पूछूंगी, बेटा तुम कैसे हो, खा पी रहे हो कि नहीं खा पी रहे हो। अजब भारत की गजब कहानियां। हमने शुरू में दिखाया आपको किस तरीके से भारत ने आज अंतरिक्ष में एक ऐतिहासिक कदम रखा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर जो भारत को कहां इस वक्त हमारी सोच दिखाई देती है, उस पर भी तीखी टिप्पणी करती है। जी हाँ, ये गर्व की बात है कि अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए हिंदुस्तान का एक बेटा अंतरिक्ष की उड़ान पर आ गया। लेकिन उसी घड़ी ये शर्म की बात है कि हमारा एक पैर अंतरिक्ष में तो दूसरा पैर जातिवाद के कीचड़ में धंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जाति के कथावाचकों के सर मुंडवाने के मामले पर अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ अब माहौल बनाने में जुट गए हैं। वो पीडीए का हिंदुत्व वाला कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश ने पूछा कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कहां हैं। कथावाचकों से मारपीट से चारों आरोपी जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन उसके आगे क्या नई कहानी शुरू हो रही है, उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस वक्त भारत अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा था, उसी वक्त धरती पर हमारा समाज जाति के रसातल में डूबा जा रहा था।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पिछड़ी जाति से आने वाले कथावाचक मुकुटमणि यादव का अपमानजनक मुंडन ब्राह्मण जाति के लोगों ने किया। उसके बाद से सियासी कुश्ती अब जातिवाद के अखाड़े में लड़ी जा रही है। अब इसमें एक तरफ यादव हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मण बिरादरी के लोग हैं। कथावाचकों की शिकायत पर 4 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायत पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। उनका आरोप है कि यादव समाज के कथावाचकों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की थी और पूछे कि अपना जात बताओ। फिर जात बताने लगे इन लोग, फिर मारपीट बोल करे, फिर औरत के पैर पे नाक रगड़वाए उन लोग और जब कहे कि बाथरूम मंगवा लो, पवित्र करो इन लोग की छुट्टियां। फिर उन लोगों ने जो मेरे आदमी के संगे बुरे हाल करे, सब छुट्टियां करवाए, बाल छीले, सब बच्चा भी भड़बड़ा रहे और हमें न्याय चाहिए। योगी से आप हाथ जोड़ से विनती है मेरी कि हम लोग बहुत गरीब आदमी है, ज्यादा बड़े आदमी नहीं है, हमें न्याय चाहिए मेरे आदमी को। इनको हम ब्यास बना के गद्दी पे बैठाया, सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए भोजन इनको कराया तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। ये इनका तरीका सब गलत था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस मुकुटमणि का सिर मुंडा गया उनके 2 आधार कार्ड हैं। इनमें से एक में मुकुट सिंह लिखा है तो दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री, जबकि उनका असली नाम मुकुटमणि यादव है। जातियों के जाल में बात थाने तक पहुंच गई। ये जो बाल काट रहा है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सभी 4 आरोपी जेल चले गए हैं। इससे संबंधित एक प्रतिनिधिमंडल आज मिला था हम लोगों से। उन्होंने ये बताया कि साहब उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई चाहिए जिन्होंने अपनी जाति को छुपा करके हमारे यहाँ आए हुए थे। पूरे प्रकरण को सुना गया है। इसमें पुलिस निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम आगे भी करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिस वक्त इमरजेंसी के बहाने संविधान बचाने की दुहाई दी जा रही है, उसी वक्त खुद को धर्माचार्य बताने वाले शंकराचार्य भी विवादित बयान दे रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये तर्क लेकर आए हैं कि मारपीट तो ठीक नहीं है, लेकिन कथा तो ब्राह्मण ही सुना सकता है। इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और 3 लोगों को हम दोषी पा रहे हैं। एक, जिन्होंने जाति छुपा करके अपने जाति के गौरव को छोटा किया, उनको हम दोषी मान रहे हैं कि उनको ये नहीं करने की जरूरत थी। जो अपनी जाति जो थी उसी जाति में भगवान की कथा कहने लगते, उसी में उनका आदर हो जाता। एक बात। दूसरे, जिन ब्राह्मणों के गांव में वो गए और ब्राह्मणों ने जब जान लिया कि ये हमारे सुनने लायक नहीं है, ठीक है, तो उनको चाहिए था कि उनको सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा करते और कह देते कि आपसे नहीं सुन पाएंगे। लेकिन उन्होंने मारना, पीटना, उनकी चोटी काटना, बाल काटना, ये सब जो किया वो बिल्कुल गलत किया। कड़े शब्दों में इसकी हम निंदा कर रहे हैं। और तीसरे, इस घटना के बाद जो लोग इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू समाज में भेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उतना ही दोषी। यूपी में चुनावी राजनीति वोटों के हिसाब किताब से चलती है। 8 सालों से सत्ता से दूर समाजवादी पार्टी को इसी बहाने उम्मीद नजर आने लगी है। एमपी के सीएम मोहन यादव के नाम पर अखिलेश यादव बीजेपी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, लेकिन यूपी की योगी सरकार इस मामले में हाथ जलाने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से एक दिन का समय निकालें और जिनका सर घुटाया है, जिन पे पेशाब डाली गई है, जिनकी चुटिया काटी गई है, उस परिवार से जरूर मिलें और जिन्होंने किया उस परिवार से भी मिल लें। दोनों परिवार से मिले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही परिवार से मिले। जहां पर कथा हो रही थी उस परिवार से भी मिले और जे शास्त्री लोग जो गए थे कथा कहने उनसे भी मिल लें। देखिए, किसी प्रकार का सपा का आपने देखा है करतूत। जब सत्ता में रही है उनको आपने ललितपुर में उनकी गुंडागर्दी देखा, आपने उनके लोगों का भ्रष्टाचार आपने देखा है, उनका अत्याचार देखा है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद पिछले 17 के बाद आपने उस गुंडागर्दी कुचल दिया गया है। शांति से लोग और अपने अधिकार के सहित राज्य के अंदर रह सकते हैं, सम्मान के साथ रह सकते हैं। जो लोग गलत करते हैं, जो दोषी पाए जाते हैं, उनको कड़ा से कड़ा सजा दी जाती है।
इटावा तो राजनीतिक पर्यटन का केंद्र बन गया है। कभी यादव महासभा वाले आते हैं तो फिर ब्राह्मण महासभा वाले। चुनाव में 2 साल से भी कम समय है, पर माहौल तो अभी से बनाए रखने की तैयारी है। जातीय हिंसा के नाम पर राजनीति चमकाने का खेल जारी है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस नाम को देखकर आप समझ गए होंगे कि अब मैं बिहार की बात करने वाला हूं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गोटियां बिछाई जाने लगी हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि फिर से चिराग पासवान से डर लगने लगा है कि कहीं पिछले चुनाव की तरह इस बार भी उनका खेल चिराग खराब ना कर दे। चिराग के बहनोई और सांसद अरुण भारती के बयान से इस डर की आहट और तेज भी हो जाती है। इस बीच तेजस्वी यादव ने एनडीए पर दामादवाद को लेकर हमला और तेज कर दिया है। ना राशन ना पानी ना खाद के लिए, ना किसानों की फसल होती बर्बाद के लिए, हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए, दामाद के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डाला है। अपराध के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए। इसके जरिए वो बताना चाहते हैं कि बिहार में सरकार चला रहे एनडीए की पार्टियों में दामादों का बोलबाला है। तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए। दरअसल तेजस्वी यादव पर बीजेपी जेडीयू का आरोप रहता है कि वो लालू यादव के बेटे होने के कारण ही आरजेडी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। इसके जवाब में आरजेडी वीडियो के जरिए बता रही है कि यहाँ बेटा है तो वहाँ दामाद है। दरअसल नीतीश कुमार में सीनियर मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के सदस्य बनाए गए हैं। वहीं रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अलग अलग आयोगों में दामादों की इस भर्ती को आरजेडी ने मुद्दा बना दिया, तो बीजेपी के लिए यही मुद्दा बन गया है कि लालू यादव एक बार फिर से आरजेडी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ये ऐसे शिष्य हैं जो लोकतंत्र को कलंकित किए, संविधान को दागदार किए और सजायाफ्ता एक आर्थिक अपराधी जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सत्ता पर बैठ करके लोगों के आदर्श बनने की भावनाओं का प्रकटीकरण करे, ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया। लेकिन असल मुद्दा दामाद का है तो रामविलास पासवान के एक और दामाद और जमुई से सांसद अरुण भारती ने नीतीश कुमार पर ही हमला बोल दिया है। वो हमला तेजस्वी के बहाने हुआ है, क्योंकि जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे उस वक्त हुए जातिगत जनगणना को आधा अधूरा बताया है। एक आधा अधूरा जातीय सर्वेक्षण, उसके द्वारा कोई विशेष आयोग नहीं, कोई न्यायिक या आयोग नहीं, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, कोई सामाजिक आर्थिक विश्लेषण नहीं, कोई सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट नहीं, कोई भी किस जाति की कितनी संख्या है, कितने गरीब हैं, संसाधनों पे कितना हक है, प्रशासनिक उनको क्या भागीदारी मिली है, हर समाज को, हर जाति को इसका फायदा इन्हीं सब प्रोसेस के तहत, इन्हीं प्रक्रिया के तहत ये सारी चीजें होंगी। अब सवाल है कि चिराग पासवान की तारीफ और नीतीश कुमार पर हमले के बहाने चिराग के बहनोई अरुण भारती क्या कहना चाहते हैं। क्या 2020 की तरह इस बार भी चिराग पासवान नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार पर हमले के पीछे चिराग को कहीं और से इशारा मिल रहा है? क्या चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान से मुलाकात होने पर पूछा था कि अरे भाई, जब आप केंद्र में मंत्री हैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? अब सियासी बयानबाजी जारी है। एनडीए के सहयोगी दल कर रहे हैं, इसका मतलब सीधे तौर पर जो नीतीश कुमार जी जेडीयू क्रेडिट ले रही थी उसका तो पोल ही खोल दिया। तो श्री चिराग पासवान जी की पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जातीय जनगणना का विरोधी कौन है।
इसी की लड़ाई है। किसने अड़ंगा लगाया, किसने आरक्षण जो बढ़ा हुआ था उस पर रोक लगाया, ये सबको पता है। हाँ देखिए, एक्चुअली है क्या कहना, बिहार का जो विपक्ष है उसके पास वो तो बेरोजगार हो चुके हैं और इन तमाम बातों को कह करके जो एक विपक्ष का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होता है उसकी उस नाकामी को भी वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी डर से नहीं बल्कि अपने आवाम से जो वो कमिटमेंट किए उसको पूरा करने के लिए वो जाने जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का बयान लगातार आते रह रहा है। ये उनका जो हताशा, परेशानी और बौखलाहट में ये बयान वो लगातार दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां हो रही हैं। एक महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सासाराम और सिवान में सभा कर चुके हैं। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। पिछले विधानसभा में बीजेपी एनडीए में नंबर 1 पार्टी बन गई थी, जबकि उसे 74 सीटें मिली। लेकिन इस बार बीजेपी अपने अधिकतम विधायकों के लिए तैयारी कर रही है ताकि संभव हो तो उसका मुख्यमंत्री भी बन जाए। फिलहाल स्थिति ये है कि बिहार में पीएम मोदी की 6 और बड़ी रैलियां होंगी। इनमें 3 रैलियां तय हो चुकी हैं, जो कोसी क्षेत्र, गया और बेगूसराय में होंगी। बाकी 3 रैलियों की जगह तय होनी है। बिहार में कुल 9 संभाग हैं। इनमें से 3 में पीएम मोदी की रैलियां हो चुकी हैं, जिनके अंतर्गत पिछले 2 महीनों में मधुबनी, विक्रमगंज और सिवान में पीएम मोदी की रैलियां हुई। एक तरफ बीजेपी की ताकत दिखाने की बात है तो दूसरी तरफ एनडीए की एकजुटता की। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मजबूत बॉन्डिंग हर चुनावी सभा और रोड शो में दिखाई जाती है। पटना में प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ चाहिए। अनंत काल तक अमेरिका के राष्ट्रपति का पद चाहिए। इजराइल और ईरान में युद्ध भी चाहिए और शांति भी चाहिए। उन्हें पड़ोसी देशों से मधुर संबंध भी चाहिए और पड़ोसी देश के साथ दीवार भी बनानी है। उन्हें अपने मित्रों के लिए युद्ध भी कूदना होता है और उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी चाहिए। यानी ट्रंप की हालत है कि कोई कुछ भी कहे या करे, वो बस इतना जानते हैं, मेरी मर्जी। युद्ध रहेगा या शांति रहेगी, इस पर ट्रंप कहेंगे कि वही रहेगा जो मैं चाहूंगा, मेरी मर्जी। किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं। G7 की बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। अब ट्रंप कहेंगे मेरी मर्जी। अमेरिका में राष्ट्रपति तो कोई आदमी 2 ही बार रह सकता है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि उनको तीसरा मौका भी मिले। अब इसके लिए कानून बदलना होगा, लेकिन ट्रंप कहेंगे मेरी मर्जी। दुनिया के तमाम देशों से अमेरिका का कारोबार चलता है, लेकिन ट्रंप टैरिफ की तलवार लेकर बैठ गए हैं। पूछा गया कि ऐसे कैसे एक तरफा टैरिफ लगा देंगे, तो ट्रंप का जवाब था मेरी मर्जी। और इन सब के बीच ट्रंप की मर्जी का काम नहीं हुआ या थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो ट्रंप गाली देने लगेंगे। आखिर मेरी मर्जी का मामला जो ठहरा। दुनिया के सामने शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति कैसे एक बेहद गंदी गाली देता है, ये हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर उन्होंने जो कहा और जिसमें गाली भी दी,
वो सुनिए। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? तो ट्रंप का मामला उस फिल्मी गाने की तरह है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये मर्जी कैसे ट्रंप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में ट्रंप कूद पड़े, उनकी मर्जी थी। फिर अचानक युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया, ये भी उनकी मर्जी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का श्रेय लेने खुद पहुंच गए, ये भी उनकी मर्जी थी। भारत ने उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, फिर भी नहीं माने, ये भी उनकी मर्जी थी। दुनिया के हर देश पर टैरिफ लगाने की जिद पर अड़ गए, ये उनकी मर्जी थी। जब दूसरे देश अड़ गए तो ट्रंप ने अपने कुछ कदम पीछे खींचे, ये भी उनकी मर्जी थी। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कहेंगे, ये भी ट्रंप की मर्जी थी। और ये भी ट्रंप की मर्जी थी कि वो मैक्सिको की सीमा पर दीवार खड़ी करना चाहते थे। ये ट्रंप की ही मर्जी थी कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. कुछ समय पहले अमेरिकी सेना ने ईरानी शासन के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और एस्फान पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले किए थे। अपनी मर्जी का करने के लिए ट्रंप संवैधानिक मूल्यों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। आमतौर पर अमेरिका का राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला लेने से पहले कांग्रेस से हरी झंडी लेता है, लेकिन ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने से पहले ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना ईरान में परमाणु स्थलों पर बमबारी करने का निर्णय ने वॉर पावर एक्ट पर बहस को फिर से हवा दे दी है। 1970 के दशक की शुरुआत में पहली बार स्थापित इस अधिनियम का उद्देश्य युद्ध शक्तियों की जिम्मेदारी को कांग्रेस और उपराष्ट्रपति के बीच बांटना है। ट्रंप के जिद और अहंकार में कई बार अमेरिका के लिए असहज स्थिति बनी और अब तो उनके दोस्तों को भी समझ में नहीं आता कि कब ट्रंप दुश्मन की मुद्रा में आ जाएं और कब तेवर दिखाने की जगह सुलह समझौते की बात करने लगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब खबरों के खबर के आखिर में आज का विचार। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि जमीन पर आप कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। इसी नोट पर खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि।